अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करूंगा उसमें आज के केस की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके ऊपर बात होगी। दूसरा जो उसमें देखेंगे हम कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का अंदिया दिया या उनके जो रिमार्क्स हैं वो कुछ और ज़ाहिर कर रहे थे। दूसरी जो बात है जिसके अंदर आपने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाती और डायलॉग फ्लॉप हो जाते हैं या कामयाब नहीं होते तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो इस्लामाबाद में आपने देखा तोशा खाना के मतलब तहाइफ से रिलेटेड जो केस था, जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, सेशन कोर्ट में इस्लामाबाद, उसके अंदर जो दरखास्तें दी थी पीटीआई ने मुख्तलिफ, जिनमें दायरा अख्तियार को चैलेंज किया गया था, वो खारिज हो गई हैं और 10 मई को फ़र्द जुर्म के लिए केस को लगाया गया है। ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि फ़र्द जुर्म बुनियादी तौर पे होता क्या है और इसका मकसद क्या है लगाने का और इसके नताइज क्या हो सकते हैं अल्टीमेटली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप आज जो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिससे बहुत सारे उम्मीदें लगी हुई थी लोगों की और उसके बारे में बहुत सारे ये तजस्सुस भी था कि क्या अहकामात हो सकते हैं। तो उसके अंदर आपने देखा है कि बुनियादी तौर के ऊपर जो केस की हेयरिंग है उसमें अभी तो मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दिया गया। पार्टीज़ को कहा गया कि वो अपने मुज़ाकरात के मामले को आगे बढ़ाएं और बेहतर तरीके से कोई हल निकालें। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि एक तलवार जो है वो अदालत ने लटका रखी है हुकूमत के ऊपर। वो है 14 मई का इलेक्शन करवाने का जो हुक्म है, जो कि 4 अप्रैल को दिया गया था, जिसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 14 मई को इलेक्शन हो। और बाद में भी आपने देखा मुख्तलिफ मराहल के ऊपर ये कहा गया कि तमाम जो वजारत ख़जाना और बाकी जिनका काम है वो फंड्स वगैरह भी प्रोवाइड करें और तमाम अदारे जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तावन करें ताकि 14 मई को इलेक्शन हो सके। तमाम हेयरिंग्स जो हो रही हैं, बाकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ रही हैं, एक साथ इलेक्शन करवाने वाले केस के अंदर भी अभी तक उस हुक्म को किसी तरह से मुअत्तल नहीं किया गया। गो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की है, लेकिन हुक्म बरकरार है। याद रहे कि जब तक हुक्म बरकरार है उस वक्त तक ये तलवार लटकती रहेगी हुकूमत के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वजीर ख़जाना के ऊपर और बाकी जो अरबाब इख्तियार हैं उनके ऊपर, कि उन्होंने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की और अदालत के हुक्म की तामील ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस जैसे आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की सूरत में या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत भी उसकी सज़ा है। और इसका आपने देखा कि माजी में अतलाक भी हो चुका है काफ़ी सारे लोगों के ऊपर। तो वो एक तलवार जो है अपनी जगह के ऊपर लटक रही है। दूसरी तरफ जो इलेक्शन की बात है 14 मई वाली, तो उसमें आपने देख लिया कि 14 मई को तो किसी सूरत भी इलेक्शन मुमकिन नहीं है जब इलेक्शन के लिए फंड्स ही नहीं दिए गए और जिस अदारे ने इलेक्शन करवाना था वो खुद आपने देखा कि फैसले के खिलाफ रिव्यू में चला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो एक जो बात है वो एक अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है और नाकाबिल अमल रही है। अब नई तारीख क्या तय होती है और क्या तरीकाकार होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब डायलॉग का आखिरी राउंड चल रहा था तो उसके अंदर अनाउंस किया था कि अगर डायलॉग फेल हो जाते हैं या नतीजा खेज मरहले के ऊपर नहीं जाते तो फिर 14 और डेडलाइन दी थी कि अगर 14 मई तक, कैटेगोरिकली बल्कि कह दिया था कि अगर 14 मई से पहले असम्बली को तहलील नहीं किया जाता, अल्टीमेटम दे दिया था, तो उसके ऊपर फिर हम तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे, जिसका क्लाइमैक्स जो है वो होगा अल्टीमेट एक लॉन्ग मार्च की सूरत के अंदर। तो ऐसे यानी अभी जो हालात पैदा हो गए हैं उसमें ये आपने देखा कि काल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती के तौर पर भी मनाया जाए दिन और बाकी भी चीज़ें। ये बुनियादी तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे उस लॉन्ग मार्च के लिए जो इब्तदाई तैयारी है वो शुरू हो गई है और एहतजाज की काल मुख्तलिफ जगह के ऊपर उसके ऊपर आना शुरू हो गई है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये कोई हल है इस चीज़ का या इसके क्या असरात हो सकते हैं एहतजाज के।
तो अभी तक जो सूरत बनी है, आपने देखा एक लंबे अरसे से मुल्क के अंदर ये तमाम अनरेस्ट चल रही है। जब से बुनियादी तौर के ऊपर आपने देखा था कि हुकूमत चेंज हुई थी, नो कॉन्फिडेंस आया था। उसके बाद आपने देखा कि जब पंजाब के अंदर हुकूमतों का बार बार आना जाना, टूटना और बनना, और अभी फिर एंड के ऊपर असम्बलियों का जो टूटना है, और उसके बाद से लेकर अब तक अवाम जो है वो एहतजाज के ऊपर है और फेस भी कर रहे हैं। जो एहतजाज नहीं कर रहे हैं उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके भुगतना पड़ रहे हैं, और जो एहतजाज कर रहे हैं डेफिनेट वो भी बरसरे बेकार हैं कि किसी तरह से कानून की अमलदारी हो। अब ये तमाम सूरत तो चल रही है। इधर दूसरी तरफ केस चल रहा है, वो है इस्लामाबाद के अंदर तोशा खाना तहाइफ से रिलेटेड जो ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट के अंदर। आपने देखा कि उसके अंदर बुनियादी तौर पर पिछली हेयरिंग्स काफ़ी टाइम से लेकर चल रही थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनके अंदर दायरा अख्तियार को चैलेंज किया गया था। अब दायरा अख्तियार को चैलेंज करने और बाकी टेक्निकल निकात के ऊपर मुद्दत के अंदर दायर हुआ है या नहीं हुआ, वो दरख्वास्तों को आज सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी। और उससे पहले जिस मकसद के लिए केस लगा हुआ था वो था फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर। अभी जब ये दरखास्तें खारिज हो गई हैं तो वापस केस उसी पोजीशन के ऊपर आ गया जिसमें फर्द जुर्म आयद करनी है। अब फर्द जुर्म बुनियादी तौर पर यहाँ बताना ज़रूरी है कि होती क्या है। फर्द जुर्म से बुनियादी तौर पर मुराद है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी सेट ऑफ एलिगेशंस क्या है, क्या इल्ज़ामात हैं किसी मुल्ज़म के ऊपर। उन इल्ज़ामात की चार्ज शीट जो है उस मुल्ज़म को बताई जाती है, पढ़ के सुनाई जाती है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है जो साबित किया जाएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से। और फिर एंड के ऊपर ताकि वो ज़हनी तौर पर अपने दफा के लिए भी तैयार हो जाए और अमली तौर पर भी तैयार हो जाए कि उन गवाहों का उसने किस तरह से मुकाबला करना है, और अपने दफा में अगर कोई गवाही देनी है तो उसके लिए भी उसको पता हो। और इसके बाद बुनियादी तौर पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो जाता है और ट्रायल प्रोग्रेस स्टेज के अंदर चला जाता है, और उसके ऊपर फिर गवाही होती है और गवाही के बाद फैसला होता है। तो अब जब हम जायज़ा अगर लें तोशा खाना रेफरेंस वाले केस का, तो उसके अंदर आपने देखा है कि जो अदालत ने लिस्ट मांगी उसके अंदर तमाम जो सियासतदान हैं, उसमें एक्सेप्शन भी होगी, सारे नहीं, लेकिन जिनका नाम उन लिस्टों के अंदर आया है, बुनियादी तौर पर चाहिए ये था कि उन तमाम लोगों के खिलाफ एक जैसा केस चलता, और तमाम लोग उसके अंदर जिन्होंने प्रॉपर तरीके से कैबिनेट डिवीजन से कीमतें पूरी नहीं लगवाई, जिन्होंने रिकॉर्ड के अंदर अंदराज नहीं कराया तहाइफ का वो लोग, या जिन्होंने कम कीमत लगवाई और असल कीमत ज़्यादा थी, वो तमाम लोगों को आंसरेबल करना चाहिए था, उनके ऊपर ट्रायल चलना चाहिए था। अब यहाँ बुनियादी तौर पर हमने देखा है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसकी कमी है। कानून को हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया गया। आईने पाकिस्तान को भी अगर फ़ायदे के अंदर हुआ, जो पावरफुल लोग थे तो उन्होंने उसके ऊपर अमल कर लिया, अगर नुकसान में हुआ, कोई चीज़ अगेंस्ट जा रही होती तो कानून को उस फॉलो नहीं किया गया, हत्ता कि मुअत्तल कर दिया गया, एक्ट इन अबेयंस में डाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब ऐसी सूरत हाल में यानी ये जब तक रूल ऑफ लॉ वाला मामला नहीं होगा उस वक्त तक फिर ऐसा ही होगा कि जो हुकूमत आती है वो दूसरे शख्स को उसके ऊपर केसेस भी बनाती है, चलाती भी है, सारे काम करती है, और फिर आने वाली हुकूमत जो है वो पहले वालों के ऊपर केसेस करते हैं, और ये सारा वक्त इसी के अंदर लगा रहता है। तो नीड ऑफ द टाइम यही है कि रूल ऑफ लॉ हो बुनियादी तौर के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावरफुल लोग जो हैं जब चाहें तो कानून पे अमल कर लें, जब ना चाहें तो कानून के ऊपर अमल ना करें, या केसेस के मामले में किसी एक पे चलें और बाकी के ऊपर ना चलें, सबके ऊपर चलने चाहिए। और तोशा खाना से रिलेटेड ये है कि तमाम लोगों को वॉलंटरली चाहिए तो ये कि जैसी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो अपने तमाम तहाइफ जो मासी में ले चुके हैं वो वापस करें।